क्या यह जो 2 सेकंड वाला मनुष्य है जिसको हम कह रहे हैं आज टेलीविज़न टेक्नोलॉजी एआई बना चुका है। मान लीजिए ये 2 सेकंड वाला मनुष्य कभी 24 घंटे में परिवर्तित हो जाए, ऐसी स्थिति हो जो विकास की प्रक्रिया है आपने कहा है कि दुआ ब्रह्म यही करनी चाहिए। लेकिन आप इस बात को चेताते हैं कि हम न केवल मनुष्यता को इस धरती को बल्कि ब्रह्मांड के लिए भी खतरे के रूप में परिवर्तित होते जा रहे हैं। तो क्या मनुष्य को आप वायरस मानते हैं? मैं मनुष्य को मनुष्य ही मानता हूँ, वरना अगर वायरस मानता तो ये किताब ही नहीं लिखता। तो पर आपको मुबारकबाद देनी पड़ेगी, मेरी तरफ से होनी चाहिए, जो कि जयप्रकाश जी आपने बहुत ही कीनली इस किताब को पढ़ा है और इसके जिस तरह से आपने बताया, बिल्कुल वही मकसद था। मेरा मकसद ये था इस किताब को लिखने के लिए कि पिछले 30-40 सालों में जो अनुभव मिला मुझे, मेरे ख्याल में यहाँ बैठा हुआ कोई भी अब ऐसा नहीं होगा जो 30 साल तक लगातार हर कुंभ मेले में गया हो, मेरे अलावा। मैं 30 साल तक हर कुंभ मेले में गया और वहाँ लोगों से बात की, 4,000-5,000 का सैंपल इकट्ठा किया, एनालाइज किया, और मैं वहीं पैदा हुआ हूँ गंगा के तट के ऊपर। और उसके बाद टेलीविज़न, बहस वगैरह वगैरह। तो वो जो अनुभव था मेरा, उसमें ये बहुत ज़रूरी था इस बारे में सोचना कि एक आम आदमी सवाल पूछता है, सवालों के जवाब होते हैं उसके पास, और वो उन जवाबों को लगातार परखता है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, ये एम्फेसाइज इसलिए कह रहा हूँ कि यूरोप में जो फोकस रहा पूरा का पूरा कम्युनिकेशन ऑफ साइंस को लेकर के, वो ये था कि इंसानों को दो हिस्सों में बांट दिया जाए, एक वो जो साइंटिफिकली लिटरेट हैं और एक वो जो साइंटिफिकली इलिटरेट है। मेरा ये मानना था कि कोई इंसान जो पैदा हुआ है वो साइंटिफिकली इलिटरेट नहीं होता, जिसका मतलब यह है कि इंसान वायरस नहीं होता ब्रह्मांड के लिए। इंसान ब्रह्मांड के बारे में, अपने आसपास के बारे में लगातार सवाल पूछता है। सवाल कब पूछना शुरू किए इंसान ने, मुझे कम से कम इसका जवाब नहीं मालूम। मैंने पैलियोंटोलॉजी से लेकर के और बाकी सारे जो डिसिप्लिन्स हैं जो इसका जवाब दे पाते कि इंसान ने कब सवाल पूछना शुरू किया, और क्या दूसरे जानवर सवाल पूछते हैं या जवाब देने की कोशिश करते हैं या नहीं करते, उनका जवाब ढूंढते हैं, नहीं मालूम। पर मान लेते हैं कि इंसान और जानवरों के मुकाबले में उसका बड़ा फर्क यह है कि वो सवाल पूछता है। तो इंसान ने लगातार इस ब्रह्मांड को समझने के लिए न सिर्फ सवाल पूछे बल्कि जवाब भी तलाश किए। और इस कोशिश में अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो इंसान की पूरी सभ्यता की कहानी हम शायद सवालों और जवाबों के बदलाव की कहानी की तरह से देख सकते हैं। लेकिन जाहिर है कि जिस तरह का समाज हमने खड़ा किया सभ्यता के आने के बाद, जिसका जिक्र मैंने किया है कि एक बड़ा बदलाव आया, बहुत सारे बड़े बदलाव का जिक्र किया है, लेकिन एक बड़ा बदलाव आया जब हमने कृषि शुरू की। पहली बार इंसान ने प्राइवेट प्रॉपर्टी का तसव्वुर किया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो सकती है, यानी ये मेरा खेत है, ये मेरा घर है, ये मेरा ख़ानदान है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मैंने बनाया है। इससे पहले तक प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई तसव्वुर शायद था नहीं और हो भी नहीं सकता था, इसलिए कि जितना खाया आपने, जितनी ज़रूरतें हैं वो पूरी हुई, नहीं आज की हो पाई, कल फिर से वही ज़रूरतें हैं, कल फिर से वही करना है। कृषि ने बड़ा बदलाव।
तो मैं ये समझता हूँ कि उसके बाद का जो इतिहास है, उसमें 2 विचारधाराओं में बड़ा टकराव होता रहा। एक विचारधारा कह रही थी कि इंसान इंसान बराबर नहीं है, और ये हमें विचारधारा सारे धर्मों में दिखाई देती है, सारी बाद की कहानियों में दिखाई देती है, ख़ासतौर से जिनको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं कोडिफाइड रिलीजन्स या ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स में हमको दिखाई देती है। लेकिन इन्हीं रिलीजन्स में हमको दूसरी विचारधारा भी लगातार दिखाई देती है, जो टकरा रही है इस विचारधारा से, कि सारे इंसान बराबर होते हैं। इन दोनों में बड़ा भयानक टकराव है। तो जो उस विचारधारा के मानने वाले हैं, जो कह रहे हैं कि इंसान इंसान बराबर नहीं है, जो ये कह रहे हैं कि नीची जात का आदमी अछूत हो सकता है, जो ये कह रहे हैं कि काले लोग गोरे लोगों के मुकाबले में दिमाग कम रखते हैं, सोशल एवोल्यूशन की बात जिस तरह हिटलर ने की, जिस तरह अपार्थाइड हुआ, जो लोग आज खड़े होते हैं संपत्ति के कंसंट्रेशन के साथ, वो डेफिनेटली वायरस है, और वो ब्रह्मांड के लिए नहीं बल्कि हमारे समाज के लिए वायरस है।